कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हम जिस चौथे बंदे को पूछते हैं ना, वो यही बोलता है कि मेरे को ना पेशाब की समस्या आ रही है, क्योंकि आजकल हर कोई जॉब करता है, वो पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। सबका लाइफस्टाइल खराब हो गया है, ओबेसिटी हो रही है। कौन से ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि नाउ दिस इज अ थिंग ही नीड टू स्टॉप एंड गो विजिट अ डॉक्टर? रुक रुक के पेशाब आ रहा है, हार बहुत कमजोर है। कभी कभी कहता है पेशेंट कि मुझे ना जलन बहुत होती है। एलोपैथी, होम्योपैथी सब खा के आएंगे, फिर आयुर्वेदा में आएंगे। क्या नेचुरली भी प्रोस्टेट ठीक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे, डाइट ठीक करोगे, तो बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आता है। किसी के फादर को अगर प्रोस्टेट है तो आगे वाली जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम आएगी। यस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। 90% चांसेस होते हैं कि आगे बच्चे को भी हो। लाइफ अवेदा के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सबसे ज़्यादा 40s और 50s के मेल्स में हमने देखी है। एंड यस, वो बीमारी है प्रोस्टेट की। हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि 40s और 50s तक की एज तक पहुँचते पहुँचते मोस्ट ऑफ द मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है। आज हम जानेंगे डॉक्टर आकांक्षा से। वेलकम डॉक्टर आकांक्षा। कि लोग अपने 30s में ऐसा क्या करें कि 40s और 50s तक जब वो पहुंचते हैं तो वो प्रोस्टेट जैसी बीमारी से बच सके। आज आप हमारी ऑडियंस को बताएं प्रोस्टेट के बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो वो अर्ली 30s 20s में टेक केयर कर सके एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि जब वो 40s और 50s तक पहुंचे तो वो प्रोस्टेट की जो बीमारी है उससे बच सके। राइट। देखो, सबसे पहले ना इसमें हमें समझना होगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड जिसको हम कह सकते हैं, ग्रंथि होती है। ये स्पेशली मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में ये नहीं होती। तो ये 40s के बाद हमें नॉर्मली आजकल देखने को मिल रहा है। अगर हम रिसर्चेस भी पढ़ते हैं तो उसमें 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो प्रोस्टेट की समस्या से, प्रोस्टेट की परेशानी से सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है तो हमारी जो यूरिन वाली नली होती है, यूरेथ्रा रहता है, उस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब उस पर दबाव पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको यूरिन के सिम्टम्स आएंगे। जब पेशाब का रास्ता ही हमारा तंग हो गया तो पेशाब अच्छे से बाहर नहीं आ पाता है, और रुक रुक के आता है। पेशेंट को ऐसा लगता है, मरीज को ऐसा लगता है कि एक बार में मेरा जो ब्लैडर है वो खाली नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ऐसे जो हैं वो इसके सिम्टम्स आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बैठ के एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें ये था कि 40s और 50s तक पहुंचते पहुंचते हर 10 में से 5 मेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जो अगर हम रिसर्च देखते हैं तो उसमें से 10 में से 5 लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं प्रोस्टेट के साथ। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हम जिस चौथे बंदे को पूछते हैं ना, वो यही बोलता है कि मेरे को ना पेशाब की समस्या आ रही है। तो वहाँ पे लोगों को ना डायग्नोस करने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके भी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है कि 40s वाले लोगों में ज़्यादा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हर कोई जॉब करता है, हर कोई डेस्क जॉब कर रहा है, वो पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। सबका लाइफस्टाइल खराब हो गया है, ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। अब उसी के कारण डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये वाली चीज़ें भी बढ़ रही हैं। ठीक है, जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे, ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, तो जो हमारे मसल्स होते हैं उन पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट होता है। सेकेंड, इस एज में क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उसमें बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जो सेलुलर ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वही चीज़ प्रोस्टेट में आ जाती है कि वहाँ पे अगर हार्मोनल चेंजेस होंगे या फिर सेलुलर ग्रोथ होगी तो जो प्रोस्टेट का साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? क्या उसे इनिशियल सिम्टम्स आएंगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो हमारी यूरिन वाली नली पे, यूरेथ्रा पे दबाव आना शुरू हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई ऐसी चीज़ है वो बीच में से निकल रही है और उसके बाहर वाली चीज़ जो है वो बढ़ी जा रही है, तो अंदर वाली चीज़ पे दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो यूरिन जो है वो अच्छे से बाहर नहीं आ पाता। तो जो पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं दिन के, इतने सारे कॉल्स आते हैं, पेशेंट यही बोलते हैं कि मेरे को रुक रुक के पेशाब आ रहा है। तो रुक रुक के यार वो खुद ही आएगा ना, जब उसके ऊपर दबाव ही पड़ गया, उसका जो रास्ता है वही तंग हो गया। सेकंड, वो बोलता है कि मेरा ब्लैडर एक बार में खाली नहीं हो पाता। तो ब्लैडर एक बार में खाली कैसे होगा जब आपका फ्लो ही सही नहीं है? एक बार में जो यूरिन है वो अच्छे से पास आउट ही नहीं हो पा रहा, ब्लैडर पे तो प्रेशर पड़ेगा ही। ठीक है। दूसरा, वो बोलता है कि मेरे ना नीचे वाले पेट में हैवीनेस रहती है। तो जब एक बार में ब्लैडर खाली नहीं हुआ, हैवीनेस भी रहेगी। वो बोलता है मेरी धार बहुत कमजोर है, तो धार कमजोर हो जाती है इसमें।
ठीक है। और कभी कभी कहता है पेशेंट कि मुझे ना जलन बहुत होती है, तो जलन होगी ना यार, एक बार में अगर यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, यूरिन क्या है, यूरिन एक टॉक्सिन है, तो अगर वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन होगी। तो इन्फेक्शन का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि आपको जलन होगी, ठीक है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं। सो ये तो आपने इनिशियल सिम्टम्स बताए, बट हमने बहुत केसेस में ऐसे देखे कि इतनी बिजी लाइफस्टाइल में लोग इग्नोर कर देते हैं सारे मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर करते हैं। तो कौन से ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि नाउ दिस इज अ थिंग ही नीड टू स्टॉप एंड गो विजिट अ डॉक्टर, या डॉक्टर से कंसल्टेशन करना ही करना है? राइट देखो, जब ये आपको नॉर्मली जो मैंने इनिशियल सिम्टम्स बताए, तब आप डॉक्टर के पास चले जाओगे ना, तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर हम पहले पहले चले जाएंगे तो हमें इजी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन लोग कब आते हैं डॉक्टर के पास, जब वो थका जाते हैं। आयुर्वेदा में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एलोपैथी होम्योपैथी सब खा के आएंगे, फिर आयुर्वेदा में आएंगे। तो इसमें अलार्मिंग सिचुएशन कब बनती है, जब वो कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रही है जब मैं यूरिन पास कर रहा हूँ, या फिर ब्लड आने लग गया, ठीक है, या फिर यूरिन बिल्कुल ही रुक गया, तब आते हैं लोग कि मेरा ना पेशाब अब बिल्कुल ही नहीं आता, मेरे को कैथेटर लगा के निकालना पड़ता है। तो वो अगर उनसे पूछो आपने पहले क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं तो इग्नोर ही करता रहा, मुझे लगा है कि इन्फेक्शन है तो मैं इन्फेक्शन की दवाई खाता रहा, या मुझे उस डॉक्टर ने ये वाली दवाई लिख दी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा जो यूरिन है वो बिल्कुल ही रुक गया है, और अगर मैं जोर लगाता हूँ तो उसके साथ ब्लड आ रहा है। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिकली कोई टेस्ट भी होता है? जैसे आपने इन्फेक्शन की बात करी, इन्फेक्शन के लिए भी उसने कोई टेस्ट कराया होगा, और प्रोस्टेट जानने के लिए भी कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है ऐसा? मोस्ट ऑफ द लोग जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो टेस्ट करवा के ही आते हैं, क्योंकि जब उनको इनिशियल सिम्टम आते हैं तो थोड़ा बहुत तो लोग खुद ही करवा लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है प्रोस्टेट की। तो इसमें एक होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA का टेस्ट होता है, ये ब्लड से होता है टेस्ट। तो उसमें लोग आते हैं, और जो PSA की नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 0 to 4 रहती है, अगर इससे बड़ा हुआ तो इट मीन्स आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है। सेकेंड टेस्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्ट्रासाउंड इसमें करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में USG पेल्विस रीजन करवाते हैं, तो उसमें जो प्रोस्टेट का साइज है वो बड़ा होता है। अगर नॉर्मली हम उसको देखें एडल्ट्स में, तो वो 20 to 25 cc या ग्राम्स उसका नॉर्मल साइज रहता है, अगर उससे बड़ा है तो इट मीन्स प्रोस्टेट है। और नेक्स्ट अगर आप, जैसे आपने इन्फेक्शन की बात करी, तो उसमें हम यूरिन रूटीन या यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, लाइक इशरीशिया कोलाई, ई कोलाई, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और सेकेंड, यूरिन रूटीन में हमें पस सेल्स देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलते हैं, या फिर जिसको ब्लड आ रहा है यूरिन में तो उसमें रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे देखने को। तो आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा भी कुछ सजेस्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि 6 मंथ्स में वंस हमें जो अपनी डायबिटीज़ चेक करते रहना चाहिए, तो प्रोस्टेट में भी कुछ ऐसी चीज़ है कि वंस अ पर्सन रीच 40s, जहाँ संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोस्टेट की, कि इतने गैप के बीच में यू मस्ट गेट चेक योरसेल्फ फॉर प्रोस्टेट? सर देखो, पहले क्या होता था कि लोग ना बहुत एक्टिव थे काम को लेके, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। पहले क्या होता था कि जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी ना, वो हमें 70s या 80s के बाद देखने को मिलती थी, तब जाके होता था ऐसे। वो भी क्यों होता था कि लोग थोड़े से ऐसा हो जाता था कि उनसे काम नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा ऐसा हो जाता था। पहले बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होता था तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे सर्दी जुकाम कॉमन प्रॉब्लम है ना, तो प्रोस्टेट भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर आप चौथे बंदे को पूछोगे तो वो मुझे कह देगा यार मुझे तो प्रोस्टेट हो गया। लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। लोग कह देते हैं कि मैं गोली खा रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि तू सारी उम्र गोलियां ही खाता रहे। लेकिन उस चीज में हमें ये है कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अपने डाइट को अच्छा करना पड़ेगा, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि 40s के बाद हमें देखने को मिलता है, तो वंस इन अ वाइल, लाइक 6 मंथ्स में हमें एक बार, जिसको तो प्रोस्टेट है वो तो करवा ले, लाइक PSA अपना करवा ले, अल्ट्रासाउंड करवा ले। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो साल में एक बार करवा ले, क्योंकि आपको इनिशियल सिम्टम्स मैंने बता दिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या करे 30s में कि आगे 40s, 50s, 60s में जाके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना आए? अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को हम कैसे नियंत्रित रखें? राइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि
अवेयरनेस ही नहीं आजकल लोगों में, सबका लाइफस्टाइल खराब हुआ है। नॉट उनकी बात, हमारा भी ऐसा ही है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, मेरी भी डेस्क जॉब ही है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है वो एक्टिवली काम नहीं कर पाती। मतलब कि हम अगर कहें ना कि हम खुद का यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं, हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, खाना खाया, बैठ गए, सो गए, कोई वर्कआउट थोड़ी हो रहा है। लोग कह देते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको कहती हूँ ना कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो क्या कहेंगे, जी मैं तो बड़ा काम करता है, मेरे को तो बहुत काम है, मैं खेत में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। लेडीज आती हैं कोई भी किसी भी इशू के लेके, ये तो चलो लेडीज का नहीं है इशू, बट वो कह देंगी मैं पूरा दिन झाड़ू मारती हूँ, कपड़े धोती हूँ। तो वो वर्कआउट नहीं है, वो काम कर रहे हैं हम। वो काम जो कर रहे हैं वो एक दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको लेके काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इसमें जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, उसको हमें बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपका क्वेश्चन था कि हम इसको कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले तो बैठना नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करो, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करना शुरू करो, अपने लिए वक्त निकालो, एटलीस्ट आधा घंटा निकालो, एक्सरसाइज करो, ब्रिस्क वर्कआउट करो, ब्रिस्क वॉक करो। जैसे 30 मिनट है, कुछ नहीं सोच के सिंपल फोकस करना है कि मेरे को अपने लिए वॉक करनी है। सेकंड, आप पेल्विक रीजन की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है कीगल एक्सरसाइज, तो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कीगल एक्सरसाइज क्या होती है। नेक्स्ट, अपना खान पान इतना अच्छा करो, प्रोसेस्ड फूड कम कर दो बिल्कुल। अगर आप ज्यादा ले रहे हो, मैदा, हम बोलते हैं कि मैदा बहुत खाते हैं लोग, भटूरे खा लिए, ये खा लिया, तो मैदा को रिस्ट्रिक्ट कर दो बहुत। मोमोज, हाँ, हर चौथा बंदा दिन में 4 या 5 कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, तो वो कार्बोनेट्स हैं यार, कार्बोनेट्स जाके हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेंगे, और वो टॉक्सिन जाके प्रोस्टेट एरिया में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ हेरिडिटी का भी होता है, किसी के फादर को है या 4 फादर्स को अगर प्रोस्टेट है तो आगे वाली जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम आएगी? यस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है, लेकिन किसी के फादर को है तो 90% चांसेस होते हैं कि आगे बच्चे को भी हो। तो ये इसमें यही, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखोगे, अपनी डाइट को अच्छा रखोगे, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कोई ऐसी होम रेमेडीज जिसे हम फॉलो कर सकते हैं टू मैनेज द प्रोस्टेट, या नहीं है तो ऑलरेडी कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिसे हम करते रहे कि वो हमें प्रॉब्लम आए ना? होम रेमेडीज में ना, पिछले वाले में ना मैं आपको बताना भूल गई कि आजकल जो गट प्रॉब्लम्स है, गट भी इसमें बहुत ज्यादा है, वो है लाइक ट्रिगरिंग फैक्टर है। स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचते रहेंगे, बैठ के करेंगे कुछ नहीं कि मेरे को प्रोस्टेट हो रहा है, प्रोस्टेट हो रहा है, तो वो स्ट्रेस उस चीज को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारा हार्मोनल रिलेशन भी है। ठीक है, और सेकंड, मैंने आपको बताया किसी का गट ठीक नहीं होगा तो वो हमारे ब्लैडर पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो हमारी जो 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं, तो अगर आप अपने गट को अच्छा रखोगे ना तो आपका आधा शरीर ठीक हो जाएगा। तो हाई फाइबर रिच डाइट ले सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले सकते हो, जैसे टमाटर इसमें बहुत अच्छा बोला है, लाइकोपीन होता है उसमें, तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेगा। तो जब टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो गए, यूरिन क्या है, टॉक्सिन है। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो एक टॉक्सिन है, अगर वो बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम तो होएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लो, हाई फाइबर रिच डाइट लो, पानी पर्याप्त मात्रा में लो। जितना पानी पियोगे, यूरिन उतने फ्लो से आएगा, उतने प्रेशर से आएंगे, उतना टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, और रात को बेसिकली प्रोस्टेट के मरीज में क्या होता है, नॉक्टूरिया की बात प्रॉब्लम होती है। नॉक्टूरिया मतलब वो रात को बार बार पेशाब जाता है। अब उसका भी एक रीजन है, उसका क्या रीजन है कि प्रोस्टेट हो जाता है, अब वहां के जो हमारे मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो दिन में तो बंदा काम करता है, बिजी रहता है, उसको पता ही नहीं चलता, रात को क्या होता है, वो रेस्टिंग मोड में होता है, तो उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऑब्वियस सी बात है कि मसल में रिलैक्सेशन होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को यूरिन जाना पड़ रहा है, तो नॉक्टूरिया की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या करना है, पानी पियो, दबा के पियो, 2 से 3-4 लीटर पानी पियो, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद आपने पानी कम कर देना है, ताकि आपको बार बार रात को जाने की समस्या ना हो। तो आपने गट की बात करी, कॉन्स्टिपेशन की बात करी, क्या कॉन्स्टिपेशन और गट ना ठीक रहना इसका एक मेजर कारण है? राइट, क्यों नहीं है। अब देखो, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, हमारा पेट भरा भरा रहेगा, उसमें हैवीनेस रहेगी। अब जब कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो वो प्रोस्टेट के मसल्स और हमारे रेक्टम के मसल्स
जो हमारा एनल कैनाल होता है वहां के मसल्स पे दबाव डालेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर पे भी दबाव पड़ता है, जब उस पे दबाव पड़ेगा तो अगर थोड़ा सा भी यूरिन होगा पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे को यूरिन जाना पड़ रहा है। अब रेक्टम के मसल्स के ऊपर असर पड़ेगा तो जो स्टूल है वो अच्छे से पास नहीं कर पाएगा, तो उसका असर भी प्रोस्टेट पे पड़ेगा। तो कभी एग्जामिनेशन करते हैं ना, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं प्रोस्टेट के पेशेंट पे, तो हम पीआर करते हैं, पर रेक्टम एग्जामिनेशन। तो वो एक हमारी प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाती है कि जिसमें प्रोस्टेट बड़ा होगा ना, अगर आप रेक्टम के थ्रू अपनी फिंगर्स इंसर्ट करके देखोगे ना तो वहां आपको इजीली फील हो जाता है कि आपका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है। बहुत केसेस में ऐसा भी सुना है कि जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम होती है या किसी ने हर्निया की सर्जरी भी कराई है तो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई। क्या इसका एक मेजर कारण हर्निया भी है? हो सकता है, क्योंकि हर्निया ना सर, पहले तो ना लोगों में ना ये चीज़ है कि उनको पता ही नहीं है हर्निया होती क्या है। बॉडी में ना 3 टाइप की हर्निया होती हैं। एक होती है डायफ्रामेटिक हर्निया, एक होती है अम्ब्लाइकल हर्निया मतलब नाभि के पास की, और एक होती है इंग्वाइनल हर्निया। आपने हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कूल्हे के पास प्रॉब्लम आ रही है, तो कूल्हे की हर्निया होती हैं वो। तो अब कूल्हे वाली जो हर्निया है वो ऑब्वियस सी बात है कि यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। तो उसमें होता क्या है, हर्निया बेसिकली तब होता है जब हमारे उस जगह का मसल वीक हो गया और उस मसल में से अंदर वाले ऑर्गन्स बाहर को बल्ज आउट हो रहे हैं। जब पेशेंट ना हर्निया वाला पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको पूछते हैं, एक मेजर क्वेश्चन रहता है हमारा कि आप खांसते वक्त आपको फील होता है? तो वो कहता है कि हाँ मेरे को ना जब मैं खांसता हूँ तो मेरे को फील होता है वो बाहर की तरफ। तो वो क्या है, वहां के ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, वहां के मसल्स वीक हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे प्रोस्टेट के साथ वो जुड़ी हुई समस्या आएगी। अब हर्निया जो इंग्वाइनल हर्निया होती है हमारी, कूल्हे वाली जो हर्निया मैंने बताई, उसमें मोस्टली यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। तो चाहे प्रोस्टेट उसको नहीं होगा बट उसको सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं, तो वो उसके दिमाग में ना एक चीज आ जाती है कि यार मेरे को प्रोस्टेट तो नहीं हो गया। तो आपका क्वेश्चन था कि जिसको हर्निया होती है उससे प्रोस्टेट भी होता है। हाँ, वो उसका एक कॉज है, बट अगर हम बोले ना कि डायरेक्ट कॉज है तो वो ऐसा कुछ नहीं। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने बहुत सर्वेस भी देखे हैं कि एवरेज इंडियन की स्लीप जो है सिर्फ 6 घंटे रह गई है। वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, तो प्रोस्टेट एक इसका कारण बन सकता है क्या? देखो सर, प्रोस्टेट में ना एक सिम्टम मैंने पहले बताया था, नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम होती है, बार बार उठ के वो पेशाब जाता है। अब दूसरा क्या है कि लोग ना रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं। ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है। 2 बजे सोएंगे, फिर पानी कब पी रहे हैं? सोने से 10 मिनट पहले। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब वो नींद में होगा उसको पेशाब तो आएगा ही, क्योंकि अब हमारी बॉडी तो काम कर रही है, चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन में है, और रेस्टिंग पोजीशन में वो ज्यादा काम करती है। तो वो एक कारण बन ही जाता है प्रोस्टेट का। और एक हिसाब से हम कहें, कॉज नहीं कह सकते हम, ट्रिगरिंग फैक्टर है वो। ठीक है, अगर आपकी पुअर क्वालिटी स्लीप होगी, आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से वो डायरेक्ट हमारे प्रोस्टेट पे असर डालता है। हमने लाइफस्टाइल की बात करी, गट, कॉन्स्टिपेशन, हर चीज़ की बात करी। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, जो एक एपिडेमिक फैल गया पूरे इंडिया में, एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। क्या ओबेसिटी भी एक मेजर कॉज है विच इज़ हेडिंग टुवर्ड्स प्रोस्टेट रिस्क? क्यों नहीं है सर, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया आपको। लोगों की डेस्क जॉब है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो मोटापा ही आएगा, और मोटापा आएगा तो चर्बी बढ़ेगी। सेलुलर ग्रोथ मैंने पहले ही बोला था आपको, सेलुलर ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी में आम बनेगा। आम मतलब टॉक्सिन्स बनेंगे। टॉक्सिन्स क्या करेंगे, जाके प्रोस्टेट में बैठना शुरू कर देंगे, वहां बैठेंगे तो यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो एक डेफिनेट कॉज है कि एपिडेमिक की तरह वो फैल तो रहा है, लेकिन वो प्रोस्टेट को भी एक एपिडेमिक ही बना रहा है। तो अगर किसी को प्रोस्टेट हो जाता है तो अगर लाइफस्टाइल ठीक कर ले, अपना खान पान ठीक कर ले, तो क्या नेचुरली भी प्रोस्टेट ठीक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। मेरे पास ना दिन की कितनी कॉल्स आती हैं, मेरे को क्वेश्चन क्या करते हैं, मैम हम 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे, डाइट ठीक करोगे, तो बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आता है। और मैंने आजकल देखा कि लोग ना YouTube पे सर्च करेंगे प्रोस्टेट को कैसे ठीक करें। भाई अलग आपका शरीर है, अलग उसका सॉल्यूशन है। Like one glove can't be fit in every hand. या राइट। तो कभी भी अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्टेट की, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना कभी भी ट्रीटमेंट मत लो। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका शरीर अलग है तो उसका सॉल्यूशन भी अलग होगा। हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती। और जो यूट्यूब पे हमें वीडियोस मिलती हैं अवेयरनेस वगैरह की,
ठीक बात है कि वो सबके लिए होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी सबकी तरह नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। तो बहुत अच्छे से डॉक्टर कांक्षा आज हमने जाना आपसे कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है क्या और कैसे इसे मैनेज करा जा सकता है। आप हमारे व्यूअर्स पे ऐसे कोई 5 टिप्स दे सकते हैं? वी आर इन 30s, इवन आई एम ऑल्सो इन 30s, दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट व्हेन आई एम रीचिंग 40s, 50s और 60s। सबसे पहले मैं ऑफिस वालों के लिए बताऊंगी जो बैठे रहते हैं पूरा दिन, तो मैं यही बोलूंगी, अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो तो उसके बाद 10 मिनट या 5 मिनट कम से कम उठ के चलो, ताकि जो आपके प्रोस्टेट के मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएं। सेकेंड थिंग, आजकल लोगों का जो खान पान है बहुत खराब हो गया है, तो उसमें आप प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो, मैदा बंद कर दो, मिठाइयाँ ज़्यादा खाना बंद कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा, ओबेसिटी आती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आप ये चीज़ें करो। नंबर 3 इज एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। उसमें आप टमाटर ले सकते हो, पंपकिन सीड खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। जैसे टमाटर की हमने बात की, टमाटर में लाइकोपीन होता है, तो वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। नंबर 4 इज कि लाइक जो लोग रिटायर हो गए हैं या पेंशनर्स हैं या घर पे रहते हैं, तो उनके लिए आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, वॉक स्टार्ट कर सकते हो। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आती है कीगल एक्सरसाइज, वो कर सकते हो। नंबर 5 की, अगर आपका गट जो है वो सही नहीं रहता, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, प्रोस्टेट का एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो उसमें आप हाई फाइबर रिच डाइट ले सकते हो जिसमें फाइबर्स ज़्यादा है, जिससे आपका जो गट है वो हेल्दी रहेगा और प्रोस्टेट भी आपका हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड इतने अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को प्रोस्टेट के बारे में अवेयरनेस दी एंड बताया कि 30s में हम इसे कैसे अर्ली मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स जो है लेटर एज ना आए। होप सो आपकी सारी क्वेरीज आज एड्रेस हुई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आवर डॉक्टर एंड आवर टीम विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।